हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 6 अप्रैल के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम मुल्ला पेरियार डैम। देखो हुआ क्या, अभी मुल्ला पेरियार डैम का इशू जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग पड़ा हुआ है। एंड पेंडिंग किस बात पे पड़ा हुआ है? क्योंकि अभी थोड़ा टाइम के लिए केरला और तमिलनाडु गवर्नमेंट शांत हो गए थे, बट फिर केरला गवर्नमेंट ने फिर से पिटीशन फाइल करी थी इन दी सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट दी तमिलनाडु गवर्नमेंट, और उनका यह कहना था कि जो इसेंशियल टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो नहीं लगाए गए ऑन दी मुल्ला पेरियार डैम बाय दी तमिलनाडु गवर्नमेंट। इस चीज को लेकर एक रग्गस क्रिएट हो गया कि भैया हाँ, सेफ्टी बहुत जरूरत है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक फाइंडिंग भी दी थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट लास्ट ईयर जो नेशनल डैम सेफ्टी बिल प्रेजेंट किया था, जो कि लॉ बन जाएगा अभी कुछ समय बाद, वो इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए ऑन दी मुल्ला पेरियार डैम। और इसी पर्पस के लिए देखा जाए, इंटर स्टेट डैम डिस्प्यूट पर्पस के ही बेसिस पर ये बिल लाया गया था। एंड दिस बिल सेज कि दो बॉडी बनाई जाएंगी। एक होगी आपकी एक 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 बेसिकली एक आपकी कमेटी होगी जो कि पॉलिसी फ्रेम करेगी एंड पॉलिसी फ्रेम करेगी, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस लेट डाउन करेगी। और एक होगा नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, और वो अथॉरिटी जो है वो अथॉरिटी इंप्लीमेंट करेगी द पॉलिसी मेड बाय द कमिटीज एंड द फ्रेमवर्क और द रूल्स विच आर लेड डाउन बाय द कमिटी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी सुप्रीम कोर्ट में मुल्ला पेरियार डैम को लेकर एक बात बोली। उनका यह कहना है कि अभी हमने बिल तो बना दिया, मतलब बिल पास तो कर दिया, बट कम से कम अथॉरिटी बनाने के लिए, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी एंड नेशनल डैम सेफ्टी कमिटी बनाने के लिए, अथॉरिटी एंड कमिटी दोनों चीज बनाने के लिए वी नीड अ टाइम, और कम से कम 1 साल लग जाएगा। लेकिन फॉर दैट 1 ईयर आप ऐसा करो कि सुपरवाइजरी कमिटी जो है मुल्ला पेरियार डैम सुपरवाइजरी कमिटी को वो सारी पावर दे दो जो नेशनल डैम सेफ्टी एक्ट में लेट डाउन है। 1 साल बाद फिर जब नेशनल डैम सेफ्टी एक्ट इंप्लीमेंट हो जाएगा, अथॉरिटी बन जाएगी, कमेटी बन जाएगी, तो फिर आप जो आपका सुपरवाइजरी कमेटी है उसको अबॉलिश कर देना। ये चीज सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज, सो इट्स अबाउट गोदबया गवर्नमेंट लूजेस मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। सो व्हाट हैपेंड, गोदबया राजपक्षे की जो गवर्नमेंट है ना, वो पार्लियामेंट में अपनी मेजोरिटी खो चुकी है। ठीक है, और उनके पार्लियामेंट में हम बात करें तो उनका पार्लियामेंट देखा जाए तो इट्स टोटल कंसिस्ट ऑफ 225 मेंबर्स, एंड इन 225 मेंबर्स में देखा जाए 2/3 मेजोरिटी थी गोतबाया राजपक्षे गवर्नमेंट की। उनके अलायंस मिला के, सारी चीज मिला के 2/3 मेजोरिटी थी जब 2020 में इलेक्शंस हुए थे। बट वो लूज कर गए अपनी मेजोरिटी, क्योंकि एक तो अलायंस लोगों ने खुद अपनी आपका जो अलायंस पार्टीज थी, उन्होंने अपनी सपोर्ट वापस ले लिया, और इवन उनके पार्टी के अराउंड 40 मेंबर्स ही वो अपोजिशन साइड पे जाके बैठ गए। ठीक है, एंड गोदबाया राजपक्षे प्रेसिडेंट, उनकी जो डिमांड थी कि भैया मल्टी पार्टी मतलब पार्लियामेंट में बोला था कि मल्टी पार्टीज मेंबर्स क्राइसिस को पब्लिक के सामने लेके आएंगे, मतलब उसको क्राइसिस को रिजॉल्व करेंगे जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। और एक क्यूमुलेटिवली गवर्नमेंट फॉर्म होनी चाहिए, अपोजिशन के मेंबर्स भी आए, सब लोग आए, हम लोग क्यूमुलेटिव गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, बट सबने रिजेक्ट कर दिया। एंड जो इकोनॉमिक इमरजेंसी लगी हुई थी स्टेट में, श्रीलंका में, उसको गोतबाया राजपक्षे ने रिवोक कर दिया है। ठीक है, तो अब जो इमरजेंसी जो लगी हुई है वो अब रिवोक हो चुकी है। और इवन अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से हेल्प मांगी जा रही है। आज इस पर एडिटोरियल भी अपन पढ़ेंगे, श्रीलंका की कैसे मदद हो सकती है और क्या चीजें होनी चाहिए कि श्रीलंका रिवाइव कर सकता है इस इकोनॉमिक क्राइसिस से। सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जब बोला गया कि भाई श्रीलंका में ऐसी सिचुएशन है, आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बोला है कि हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन इन दी कंट्री ऑफ श्रीलंका। मूविंग फर्दर, सो अच्छा, ये वाली न्यूज अगर लिखना हो लिख लेना, बट इंपॉर्टेंट ये है, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल। सो राज्यसभा से भी पास हो गया। सो दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल, व्हाट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल सेज, इट सेज कि आपका जो 2011 में
दिल्ली की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 3 में डिवाइड हो गया था, ऑन दी साउथ, नॉर्थ एंड ईस्ट। उसको अब फिर से एक ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना देना, ठीक है? तो ये चीज बताई गई। उस चीज के लिए लोकसभा से पहले ही बिल पास हो चुका है, अब राज्यसभा से भी बिल पास हो गया है। मूविंग फर्दर, सो सिटी की जरूर न्यूज है, बट ये देखा जाए तो इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोल दिया है कि अब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में जो एडमिशन्स होंगे वो एक कॉमन एंट्रेंस के थ्रू किए जाएंगे, CUCET। ओके, एंड पहले क्या था, पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन था, एडमिशन्स होते थे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में, वो कट ऑफ बेसिस पे होते थे, मतलब आपका 12th के मार्क्स के बेसिस पे होते थे। अब उसके ड्रॉबैक्स क्या है, 12th के मार्क्स के बेसिस पे क्यों हम लोग कॉमन एंट्रेंस लेके आए, आज इस पे भी एडिटोरियल है, इस पे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो, मूविंग फर्दर टुवर्ड द स्टेट न्यूज। सो व्हाट हैपेंड, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। अब किस पर्पज के लिए है क्या? अभी महाराष्ट्र में बात की जाए तो महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट है, अलायंस गवर्नमेंट है, आपकी महाविकास आघाड़ी की, जिसमें शिवसेना बहुत बड़ी पार्टी भी है। शिवसेना वन ऑफ द मेजर पार्टी है, वन ऑफ द मेजर पार्टी है, और उन्हीं का ही जो प्रेसिडेंट है वो ही चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे। और शिवसेना के MP हैं संजय राउत। तो संजय राउत के अगेंस्ट ना ईडी का छापा लग रहा है, और संजय राउत का स्टेटमेंट बहुत समय से आ रहा था कि ईडी जो है ना, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है ना, वो उनके ऑफिशियल जो है वो MPs MLAs के अगेंस्ट एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, उनको डरा धमका रहे हैं। तो इसी चीज के लिए महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने SIT बना दी है। उन्होंने बोला है कि वी विल फाइंड कि क्या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिशियल्स कहीं एक्सटॉर्शन तो नहीं कर रहे हैं MP MLAs के अगेंस्ट, ये चीज के लिए। मूविंग फर्दर, सो कल तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर के स्टेलिन ने कमेटी बना दी है, एंड दैट कमेटी विल ड्राफ्ट दी तमिलनाडु एजुकेशन पॉलिसी। और इस कमेटी में बहुत बड़े बड़े डिग्निटरीज हैं, इवन आपके विश्वनाथ आनंद भी होंगे उसमें। बट दिस कमेटी इज हेडेड बाय दी फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, डी आपकी डी मुरुगेसन, ठीक है? तो ये लिख लेना एक जगह कि तमिलनाडु की जो नेशनल एजुकेशन, तमिलनाडु की जो स्टेट एजुकेशन पॉलिसी है, उसको हेड कौन कर रहा है? डी मुरुगेशन। मूविंग फर्दर, अगेन ऑन द स्टेट न्यूज। सो व्हाट हैपेंड, तो तेलंगाना के कैबिनेट ने कल दिल्ली में प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट। रीजन क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पेडी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसके अगेंस्ट। अब है क्या, देखो, इंडिया में 2 मेजर सीजन होते हैं, खारिफ सीजन और राबी सीजन। और देखा जाए तो खारिफ सीजन ज्यादा लाइमलाइट में रहता है, क्योंकि उधर सबसे ज्यादा आपके 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 ज्यादा फूड प्रोक्योर भी होता है ना? मॉनसून वाला सीजन लगता है, और मॉनसून वाला सीजन लगता है तो जिसके चलते लोग, मेजोरिटी ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड में पानी आता रहता है, पानी की व्यवस्था रहती है, सारी चीजें रहती है, इसके चलते ज्यादा प्रिक्योरमेंट भी होता है क्रॉप्स का। बट इन दी राबी प्रिक्योरमेंट होता है, बट कम एग्रीकल्चर लैंड, कम एग्रीकल्चर एरियाज में कंपैरिजन टू द खारिफ। उसका मेन रीजन ये है क्योंकि मानसून नहीं हो पाता, बारिश नहीं हो पाती। सो जो ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं, लाइक आपका महाराष्ट्र का हो गया, आपका राजस्थान का हो गया, इन सारे रीजन में जहां पर रिवर्स नहीं है, ठीक है, तो उधर एग्रीकल्चर प्रोक्योरमेंट ज्यादा नहीं हो पाता। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिंपल सी बात बोली थी, राबी सीजन में हम लोग जो पेडी प्रोक्योरमेंट करेंगे, मतलब पेडी लेंगे फार्मर से, तो हम लेंगे, बिल्कुल लेंगे, बट वी विल नॉट परचेज दी पर बॉइल्ड राइस। पार बॉइल्ड राइस जो होता है ना, वो हम नहीं खरीदने वाले, मतलब मोटा चावल हम नहीं खरीदेंगे। रॉ राइस वी कैन परचेज, बट वी कैन नॉट परचेज दी पर बॉइल्ड राइस। ये सिंपल सी बात थी। और सेंट्रल गवर्नमेंट की इस डिसीजन से हुआ क्या, तमिलनाडु के बहुत सारे फार्मर्स को नुकसान हुआ, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द तमिलनाडु फार्मर्स प्रिक्योर व्हाट, पर बॉइल्ड राइस। जिसके चलते तमिलनाडु की जो कैबिनेट है, मतलब उनके जो मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने कल नेशनल कैपिटल में दिल्ली में प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट दी सेंट्रल गवर्नमेंट। और उनकी 2 डिमांड है। फर्स्ट डिमांड इज कि यूनिफॉर्म प्रोक्योरमेंट पॉलिसी होनी चाहिए सारे कंट्रीज में, मतलब पूरे कंट्री में, नॉट सारी कंट्रीज में, पूरे इस कंट्री के सारे स्टेट्स में, कि अगर आप यूपी में जो पॉलिसी है प्रोक्योरमेंट की, वही तमिलनाडु में होनी चाहिए, वही तेलंगाना में होनी चाहिए। और दूसरा कि सेंटर को क्वांटिटीज डिसाइड कर देना चाहिए कि हर स्टेट से हम कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मतलब बता दो कि तेलंगाना से हम इतना टन खरीदेंगे, यूपी से हम इतना टन खरीदेंगे, हर स्टेट से कितना टन खरीदने वाले हो। मूविंग फर्दर,
ऑन द एडिटोरियल पेज, तो आज हमारे 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट हैं एट अ क्रॉस रोड, मतलब एडिटोरियल में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में एक और है, तो टोटल 4 हो जाते हैं। द फर्स्ट वन इट्स एट अ क्रॉस रोड, इसको अपन डिस्कस करेंगे। दिस वन इट्स अबाउट द CUCET, इट्स कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए होगा, उससे रिलेटेड है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। एंड द थर्ड वन इट्स अबाउट द स्पोर्ट्स एक्सेसिबिलिटी के लिए, इसको लेकर है, ठीक है, इसको अपन पढ़ने वाले हैं। चलो, द फर्स्ट विल डिस्कस एट अ क्रॉस रोड। तो सबसे पहले यहां पर ऑथर ने ना, यहां पर सिचुएशन बताइए, श्रीलंका में सिचुएशन क्या है ना। तो यहां पर ऑथर ने बताया कि देखो ये ना, इस ऑथर ने एक चीज बहुत अच्छी पॉइंट आउट करी है कि इस क्राइसिस में, इकोनॉमिक क्राइसिस में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें भी एक पॉजिटिव चीज देखने को मिली। वो क्या है कि जब हम श्रीलंका की बात करते हैं ना, श्रीलंका में हम लोग क्या देखते हैं कि श्रीलंका में एथनिक डिवीजन बहुत ज्यादा है। सिन्हालाज और तमिलियंस के बीच में बहुत डिवीजन है, मतलब वहां पर सिविल वॉर हुआ था, आप ये समझ लो। और अभी भी सिचुएशन वहां की इतनी अच्छी नहीं है, वहां पर भी अभी पॉलिटिकल पार्टीज जीतती हैं आपके सिन्हालाज और तमिलियंस वोट्स पे, अभी भी, ठीक है, सिचुएशन खराब है, एथनिक डिवीजन है वहां पर। लेकिन इस इकोनॉमिक क्राइसिस में देखा जाए तो लोगों ने एथनिक डिवीजन को सेट असाइड करके गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, चाहे तमिलियंस हो चाहे सिन्हालाज हो। अब उसका मेन रीजन ये था कि क्योंकि उनके लाइफ पे इंपैक्ट पड़ा, उनकी एसेंशियल कमोडिटीज पे इंपैक्ट पड़ा, उनको एसेंशियल कमोडिटीज नहीं मिल रही थी। सो दिस शोज कि स्ट्रेस के टाइम पर, डिमांड के समय लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और इस चीज को श्रीलंका को इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। उनको 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 उनकी जनता को उनकी जनता को अपने आप दिमाग में आ जानी चाहिए चीजें कि जो एथनिक डिवीजन है ना, वो पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए किया जाता है, ये उन लोगों के बेनिफिट्स के लिए नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक निकल के आई। फिर बाद में ऑथर ने यहाँ पर पॉलिटिकल वाली बात करी है कि यहाँ पर कैबिनेट में ये सारी चीजें चल रही हैं, कैबिनेट डिजाइन कर दिया, जो कि न्यूज में चल रहा है। बट अब ऑथर ने यहाँ पर रियलिटी वाला जो इकोनॉमिक, कैसे इकोनॉमिक रिवाइवल होना चाहिए श्रीलंका का, उसके बारे में बात करी। उन्होंने बोला कि देखो, अभी विदाउट एनी डाउट सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्सन है, बहुत ज्यादा वर्सन है, और अभी एक बहुत ज्यादा अर्जेंट प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक प्रोग्रेसिव स्टेप की जरूरत है, जिससे श्रीलंका को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकाला जाए, है ना। एक पूरा प्रॉपर इकोनॉमिक रिकवरी प्लान होना चाहिए। अब उस प्लान में क्या होगा कि हम इंटरनेशनल लेंडर से पैसा लेंगे और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आएंगे, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, श्रीलंका को ब्रिज लोन लेना पड़ेगा फ्रॉम दी ब्रिज लोन, और अपने एक्सटर्नल डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को भी प्लेस करना पड़ेगा। अब ब्रिज लोन क्या होता है? ब्रिज लोन इट्स समथिंग अ शॉर्ट टर्म लोन। अब शॉर्ट टर्म लोन जिससे जो अभी की करंट की फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटीज है उसको स्टेबल किया जाए, वो होता है ब्रिज लोन। ब्रिज का मतलब क्या है? ब्रिज का मतलब है कि भाई जो गैप आ गया ना उसको फिल करना, यही होता है ब्रिज का मतलब, है ना। अब ब्रिज मतलब से रिवर ब्रिज है, तो एक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करना ही तो होता है ब्रिज का काम। तो वही चीज तो है कि जो गैप आ गया है इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी से, उस गैप को फिलअप करना। तो मतलब फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी से जो गैप क्रिएट हुआ है उस चीज को फिलअप करना। अब वो कैसे भी हो सकता है, कैश फ्लो कर दो मार्केट में, और सबसे अच्छा काम यही होता है, कैश फ्लो कर दो मार्केट में, जिससे होता क्या, लोगों को पैसा मिलेगा। जब लोगों को पैसा मिलता है तो चीजें अपने आप वो खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है ब्रिज लोन, इट्स अ शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है। एंड लेकिन ऑथर का ये कहना है कि ठीक है, श्रीलंका को ब्रिज लोन तो मिल जाएगा, वो अपना एक्सटर्नल डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान भी प्लेस कर देंगे, लेकिन वो लोन देगा कौन श्रीलंका में? क्योंकि अभी श्रीलंका में देखा जाए कोई क्रेडिबल लीडरशिप नहीं है, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। जब तक श्रीलंका में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, जब तक श्रीलंका में क्रेडिबल लीडरशिप नहीं आ जाती, तो ब्रिज लोन भी मिलना श्रीलंका के लिए मुश्किल हो जाएगा। आप खुद सोचो कौन देगा? मान के चलो अभी कोई राजपक्षे गवर्नमेंट, अभी राजपक्षे की गवर्नमेंट है, क्योंकि और अभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, मान के चलो किसी ने लोन दे दिया, ऊपर से गवर्नमेंट चेंज होगी, फिर क्या होगा? तो ये सारी सिचुएशन हो सकती है। तो इस चीज के लिए ऑथर का यही कहना है कि अगर श्रीलंका को इकोनॉमिक रिवाइवल करवाना है तो ब्रिज लोन की जरूरत है, और एक्सटर्नल डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान भी बनाना पड़ेगा। लेकिन उस चीज इन दोनों चीजें करने से पहले क्या करना पड़ेगा उनको? अपने कंट्री के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आनी पड़ेगी, क्रेडिबल लीडरशिप लेके आनी पड़ेगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है कि श्रीलंका जो है ना, वो डेट ट्रैप में फंस जाए, उनकी सोवरेनिटी पे फर्क पड़े, और बैंकरप्ट भी हो सकता है। ये चीज बताएगा। Moving further towards our next editorial, and very very interesting editorial, that's about the CUCET. It's
कॉमन इट्स सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। अब ये है क्या, देखो अब पहले तो समझो कि भाई यूजीसी का काम क्या होता है। पहले तो यहाँ पर ऑथर ने समझाया कि भाई यूजीसी ने अभी बोल दिया ना कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए अब होगा क्या, सीयू सीईटी होगा। दिल्ली में तो दिल्ली यूनिवर्सिटीज में होने वाला तो है, ये तो कंफर्म हो गया है। अब यूजीसी का काम क्या होता है, यूजीसी का सिंपल सा काम है दैट लुक into the coordination, determination and maintenance of standard of maintenance of sorry, it's look into the coordination, determination and maintenance of standards of university education in India। ठीक है, ये यूजीसी का काम होता है। अब ऑथर ने बोला कि यूजीसी ने बोल दिया है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अब जो एडमिशन्स होंगे ना वो सीयू सीईटी की तरह होने वाले हैं। मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन्स होंगे, उसके उसके बेस पे मेरिट बनेगी और बच्चों का एडमिशन्स होगा अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में। और सीयू सीईटी जो एग्जाम है ना वो कौन कराएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराएगी। ठीक है, और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो किसके मिनिस्ट्री के एम्बेट में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन के एम्बेट में आती है। अब ऑथर ने बोला कि कुछ चीजें यहां पर यूनिवर्सिटीज को भी केयर करने की जरूरत है। वो क्या है, क्योंकि बताया गया कि ये टेस्ट जो है ये तो पैन इंडिया टेस्ट होगा। तो पैन इंडिया देखा जाए तो पैन इंडिया में कोई यूनिवर्सल लैंग्वेज तो है नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंग्लिश आती है नहीं भी आती, हिंदी आती है नहीं आती, लोग रीजनल लैंग्वेज में भी करते हैं। तो बताया गया कि देखो टेस्ट ना तीन डिवीजन में होगा। पहला जो होगा वो लैंग्वेज टेस्ट होगा, और लैंग्वेज टेस्ट मतलब जो आपकी प्रेफरेंशियल लैंग्वेज होगी ना वो आप प्रेफर कर सकते हो लैंग्वेज। ठीक है, तो बताया गया कि 27 डोमेन नॉलेज सब्जेक्ट्स होंगे, और 27 डोमेन नॉलेज सब्जेक्ट में से आप 6 में अपियर हो सकते हो। ठीक है, 6 में अपियर हो सकते हो, और विथ योर ओन लैंग्वेज आप अपनी लैंग्वेज खुद चूज कर सकते हो। लेकिन ऑथर का कहना है कि देखो इतना लार्ज लेवल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का टेस्ट होगा, तो यहां पर यूनिवर्सिटीज को थोड़ा सा कॉशन और केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेजेस होने वाली हैं, डिफरेंट तरीके के टेस्ट होंगे, 27 टेस्ट होने वाले, इसमें से आप 6 चूज कर सकते हो। तो ये यहां पर केयरफुल होने की जरूरत है यूनिवर्सिटीज को, और कॉशन होने की जरूरत है। फिर ऑथर ने बोला कि देखो जो आइडिया है अकेडमिक ऑटोनॉमी की, है ना। अब अकेडमिक ऑटोनॉमी मतलब, अब देखो सीयू सीईटी से लोग बोल सकते हैं कि भाई अकेडमिक ऑटोनॉमी जा रही है। अब कैसे अकेडमिक ऑटोनॉमी मतलब होता है, एक होता है ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज, सो लाइक नेशनल यूनिवर्सिटीज जो क्लैट के थ्रू होता है ना, वो अपने आप में ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज हैं, नॉट इन द एडमिशन बट उनके जो यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स होते हैं। अब जैसे कि मान के चलो एनएलआईयू में जो एग्जाम्स होते हैं सेमेस्टर्स के, तो भाई एनएलआईयू के टीचर्स ही चेक करते हैं ना उसको, वही लोग ग्रेडिंग देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई सारी यूनिवर्सिटी सारे एनएलयूज के एग्जाम हो रहे हैं और सारे एनएलयूज के सेमेस्टर्स वाइज पेपर चेक हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। मतलब हर यूनिवर्सिटी अपने आप में ऑटोनॉमस है, लेकिन एडमिशन में ऑटोनॉमस नहीं है, एडमिशन क्लैट के थ्रू होगा। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटीज में पहले क्या होता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस थे वो ऑटोनॉमस थे, मतलब कि सेंट स्टीफेंस अपना खुद का फॉर्म निकालता था। ठीक है, आपका आपका श्री राम कॉलेज अपना खुद का फॉर्म निकालता था, कट ऑफ रिलीज होती थी, मेरिट रिलीज होती थी और एडमिशन दिया जाता था, ये पर्पस था। लेकिन अब वो क्या है, वो क्या थी, एकेडमिक ऑटोनॉमी थी। अब वो एकेडमिक ऑटोनॉमी नहीं होगी। लेकिन ऑथर ने बोला कि एकेडमिक ऑटोनॉमी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहां पर एडिटोरियल ने ना, ऑथर ने ना सीयू सीईटी का फेवर किया है, उसके बेनिफिट्स बताएं कैसे। उन्होंने बोला कि देखो बहुत सारे लोगों का आर्ग्यूमेंट है कि एकेडमिक ऑटोनॉमी चली जाएगी बहुत सारे आपकी यूनिवर्सिटीज की, बहुत सारे कॉलेजेस की, जो आपने आपने जो यूनिफॉर्मिटी लेके आए, स्टैंडर्डाइजेशन लेके आए बाय 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 ब्रिंगिंग दी सिंगल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उससे जो क्वालिटी है वो क्वालिटी डाउन चली जाएगी। लेकिन ऑथर ने बोला ऐसा नहीं है। अगर आप खुद देखो तो इंडिया में जो इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, मतलब आईआईटीज हैं, आईआईएम्स हैं, एनएलयूज हैं, तो इनका एडमिशन भी तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से होता है। और देखा जाए यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इनका नाम भी आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने यूनिवर्सिटीज की एकेडमिक ऑटोनॉमी छीन ली तो उसका स्टैंडर्ड लो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि स्टैंडर्ड हाई हो जाता है। अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल है, इंडिया की यूनिवर्सिटीज का एग्जाम्पल है, आईटी बॉम्बे में एडमिशन कैसे मिलता है, आपको जेई एग्जाम देना पड़ता है ना, एडवांस एग्जाम देना पड़ता है, एडवांस के बेस पे रैंक आती है, रैंक के बेस पे एडमिशन होता है। आईटी बॉम्बे, खड़गपुर, कानपुर में, इवन इन दी क्लैट, इवन इन दी आईएम्स कैट एग्जाम होता है। तो जब सबका यूनिफॉर्म है और यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज में इनकी रैंकिंग भी आती है, तो
कैसे स्टैंडर्ड लो हो जाएगा अगर हम कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराएंगे, ये यहाँ पर ऑथर ने बोला। ठीक है, फिर आगे ऑथर ने बोला कि हाँ, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ साथ 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने भी बोल दिया है कि हम लोग कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराने वाले हैं। इवन 8 डीम यूनिवर्सिटीज़ ने भी कंसेंट दे दिया है कि हम सी यू सी टी के स्कोर के बेसिस पर आपका एडमिशन देंगे बच्चों को अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में। अब एक और आर्ग्यूमेंट आ रहा है ना। अब एक और आर्ग्यूमेंट ये है कि बोर्ड एग्जामिनेशन पे जो बच्चों का फोकस होता था अब वो नहीं रहेगा, क्योंकि अब बच्चा ना फोकस किस पे करेगा, आपके आपके सीयूसीटी पे। क्योंकि पहले क्या था कि पहले बोर्ड एग्जामिनेशन के बोर्ड बोर्ड के मार्क्स पर, बोर्ड के मार्क्स पर आपका एडमिशन होता था दिल्ली यूनिवर्सिटीज में, लेकिन अब नहीं होगा। लेकिन ऑथर ने सिंपल सी बात बोली, उन्होंने बोला कि देखो हर बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना नहीं चाहता था। हर बच्चे के अपने अपने अपना 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 बेसिकली उनका उनका प्रोग्राम, अपना अपना उनका आइडियाज थे, उनके 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 एम थे कि हमें ये करना है। जैसे किसी का एम होता है, आई हैव टू डू, आई वांट टू डू बीएससी बैचलर इन साइंस विद सम अनदर यूनिवर्सिटीज, क्योंकि वहां की फैकल्टी अच्छी है, क्योंकि वहां का बीएससी अच्छा है ना। तो अब मैं ना बहुत सारे फॉर्म भरता था, मुझे बीएससी करना है तो मैंने फॉर्म भरा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ही फॉर्म भरा, मैंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का ही फॉर्म भरा, मैंने डीयू का ही फॉर्म भरा। तो अब मुझे फोकस करना होता था सारी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स पर। लेकिन अब होगा क्या, अब मुझे सिर्फ एक एग्जाम देना है और मैं एक एग्जाम पे फोकस करूंगा। तो होता नहीं बोला कि जो आर्ग्यूमेंट है कि बोर्ड के एग्जामिनेशन से फोकस हट जाएगा, बल्कि वो उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि पहले फोकस और ज्यादा डाइवर्ट होता था। क्योंकि पहले बच्चा एडमिशन लेता था, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में लेना चाहता था, तो फिर उसको डिफरेंट एग्जामिनेशन देने पड़ते थे। लेकिन अब क्या है, अब उसको एक एग्जामिनेशन देना है, एक एग्जामिनेशन फोकस करना है। तो जो आर्ग्यूमेंट है कि बोर्ड के एग्जामिनेशन से उसका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, और ऑथर ने खुद बोला है कि ये कॉमन एंट्रेंस आने से होता क्या है ना, कि पहले ना सीबीएसई के बच्चे बहुत ज्यादा बेनिफिट लेते थे, बहुत ज्यादा बेनिफिट लेते थे अगेंस्ट दी स्टेट बोर्ड बच्चे। उसका मेन रीजन ये था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बच्चों के स्कोर ज्यादा आ जाते थे। तो अब वो नहीं रहेगा, क्योंकि पहले क्या होता था कि दिल्ली यूनिवर्सिटीज में, जो अभी भी होता है, लास्ट ईयर से हो रहा था, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन में ना बात होती थी 12 में परसेंटेज कितना आया। वो ये नहीं देखते थे आप किस स्टेट बोर्ड से थे। और स्टेट बोर्ड डिफिकल्ट होते हैं, कुछ स्टेट बोर्ड इजी होते हैं बट कुछ स्टेट बोर्ड डिफिकल्ट होते हैं कंपेरिजन टू द सीबीएसई। तो बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स के जो बच्चे थे ना, उनको डिसएडवांटेज होता था, लेकिन अब नहीं होगा बिकॉज ऑफ द कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, फिर ऑथर ने खुद बताया कि एनटीए को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, थोड़ा सा कॉशन और केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि ये नेशनल लेवल के टेस्ट होंगे, है ना। हो सकता है लीकेज हो जाए, तो उस लीकेज को रोकना पड़ेगा। ये सारी चीजें बताई गई। फिर उन्होंने बोला कि देखो बाकी वर्ल्ड में जितनी भी ग्रेट यूनिवर्सिटीज हैं, रैंकिंग यूनिवर्सिटीज हैं किसी भी कंट्री में हो, तो यूनिवर्सिटीज के पास ऑटोनॉमी होती है ना, जरूरी है ऑटोनॉमी देना, एकेडमिक ऑटोनॉमी देना जरूरी है। आप चाहे एमआईटी की बात करो तो एमआईटी में एडमिशन जो होता है वहां पर एकेडमिक ऑटोनॉमी हो सकता है वो कॉमन एंट्रेंस से भी एडमिशन लेते हो सकता है वो अपने खुद मेरिट निकालते हो, ये भी हो सकता है, और ऐसा होना चाहिए। और हमारे यहाँ भी सीयूसीटी जो एग्जामिनेशन हुआ वैसे कंपल्सन नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी को कराना है, हर स्टेट यूनिवर्सिटी को कराना है, नहीं। उनको बताया गया, उनको ऑफर किया गया, अगर आपको कॉमन एंट्रेंस के अंडर आना है तो आइए, नहीं आना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने खुद का एग्जाम करा सकते हो, है ना। और वो चीज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बोलती है कि भाई जो कॉमन प्रिंसिपल होगा फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वो किस बेस पे होगा, कि भाई हर यूनिवर्सिटी को रिस्पेक्ट दी जाएगी, हर यूनिवर्सिटी को ऑटोनॉमी दी जाएगी, डाइवर्सिटी दी जाएगी। तो उसको अगर ऑटोनॉमी चाहिए तो ऑटोनॉमी ले सकता है। और एक चीज और बताइए कि इंडिया में बात करें ना, तो इंडिया में एजुकेशन किसके अंडर आता है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। और देखा जाए, डेटा खुद है कि डेटा बताया गया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो हैं, सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो कंट्रीब्यूट करता है वो 5% ऑफ द इनरोलमेंट कंट्रीब्यूट करता है बच्चों का। और वहीं सेल्फ फाइनेंस स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और पब्लिक फंडेड स्टेट यूनिवर्सिटीज जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं 94.92%, मतलब 95% समथिंग टोटल इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिर्फ 5% करती हैं और स्टेट यूनिवर्सिटीज 94%, 95%। तो स्टेट यूनिवर्सिटीज के ऊपर कंपल्शन डालना कि भाई नहीं आप सीयूसीटी से एग्जामिनेशन करवाओगे, वो गलत है, क्योंकि वहां पर ज्यादा बच्चा इंपैक्ट पड़ेगा, 95% ऑफ द बच्चा इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो यूजीसी को मैंडेटरी नहीं करना चाहिए सीयूसीटी को। ठीक है, और ये स्टेप अच्छा है कि वो ऑप्शंस दे रहे हैं यूनिवर्सिटीज को कि
अगर वो सीयूसीटी में आना चाहते हैं तो आए, नहीं आना चाहते नहीं आए। तो दो रीजन हमने पढ़े। पहला कॉन्करेंट लिस्ट, कि भाई देखो आप सीयूसीटी के अंदर सबको नहीं ला सकते कि कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है, तो आप स्टेट यूनिवर्सिटी को कंपल्शन नहीं कर सकते कि भाई आपको सीयूसीटी कराना पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि मेजोरिटी ऑफ दी बच्चा, मेजोरिटी 95% ऑफ द स्टूडेंट जो है वो कहां पढ़ते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज में, तो आप उनके ऊपर ये कंपल्शन नहीं डाल सकते। तो ये बिकॉज ऑफ टू रीजंस आपको अकेडमिक ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी यूनिवर्सिटीज को, ये बताया गया। ठीक है, मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडिटोरियल, दैट्स अबाउट द मेकिंग स्पोर्ट्स एक्सेसिबल फॉर ऑल। तो यहां पर ना ऑथर ने, एंड आई विल रिकमेंड आप खुद पढ़े, एंड दिस एडिटोरियल टॉक्स अबाउट कि अभी जो टोक्यो पैरालंपिक्स हुआ जिसमें इंडिया ने 5 गोल्ड मेडल जीते, तो ये दिखाता है कि इंडिया ना स्पोर्ट्स में कितना आगे बढ़ रहा है। और उससे अच्छा ये है कि जो विमेन ने, अवनी लिखे रहा है, यहाँ पर नाम नहीं दिया गया लेकिन यही बताया गया कि भाई अभी क्योंकि एक सिंगल विमेन ने ही गोल्ड मेडल जीता है शूटिंग में, तो कैसे एक विमेन पैरा ओलंपिक एथलीट ने गोल्ड मेडल जीतकर बताया है कि आप विमेन को जो एक्सक्लूड कर देते स्पोर्ट से, वो अब नहीं करना है। सो दिस टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 शोज कि इंडिया जो है ना वो फॉस्टर इंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है, एंड इट ऑल्सो बिकमिंग जो एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई कि अब जो इंडियन विमेन है वो भी अपना स्पेस क्लेम कर रही हैं, कहां पर, इन दी मेल डोमिनेटेड फील्ड। जो मेल डोमिनेटेड फील्ड हुआ करती स्पोर्ट्स, उसमें भी अपना अपना स्पेस क्लेम करने आ रही हैं, क्लेम कर रही हैं। इस चीज को लेकर ऑथर ने यहां बताया गया। अब ऑथर ने पहली बात तो एडिटोरियल लिखा क्यों गया, इस वजह से लिखा गया क्योंकि टुडे इज द यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। इसलिए तो कभी भी इस कॉलम में एडिटोरियल जो आता है ना, वो किस बेस पे आता है कि आप कि यूएन कोई ना कोई डे ऑब्जर्व करता है उस बात पे। कल जैसे कल हमने पढ़ा था नेशनल आपका ऑटिज्म डे पर, तो क्यों था, क्योंकि 2 अप्रैल को क्या था, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे था, उस पर लिखा गया था। ठीक है, तो यही चीज अभी लिखी गई अबाउट दी कि स्पोर्ट से बहुत सारी चीज हो सकती हैं। फिर यहां पर ऑथर ने बताया गया, देखा जाए कोविड-19 चैलेंज जो आया था, बिकॉज ऑफ द कोविड-19 बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, जैसे कि लॉकडाउन लगा, सोशल डिस्टेंसिंग हुई, है ना, कुछ लोग तो स्पोर्ट्स में प्रैक्टिस ही नहीं कर पाए, बेनिफिट ही नहीं कर पाए। तो एक तो फिजिकल इनएक्टिविटी रही, उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ भी खराब हो गई। इवन यूनेस्को ने सर्वे किया था, स्कूल्स में ये बताया गया कि फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स ने बोला कि 70% ऑफ द फिजिकल एजुकेशन जो स्टूडेंट्स हैं उन पे फिजिकल और मेंटल हेल्थ वर्सन हुई है, बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक अफेक्ट हुआ है, और इवन विद डिसेबिलिटीज उन पे ज्यादा अफेक्ट पड़ा है, यहां पर बताया गया। फिर ऑथर ने ये भी बोला कि देखा जाए तो गवर्नमेंट इंडिया में ना फिजिकल एजुकेशन पे बजट एलोकेशन बहुत कम करती है, बहुत कम करती है, हमें उसको बढ़ाने की जरूरत है। और स्पोर्ट्स लैंडस्केप जो है बहुत ज्यादा अनफेवरेबल है वेमेन के लिए, और स्पेसिफिकली गर्ल्स विद डिसेबिलिटीज के लिए और ज्यादा है ना, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इसके चलते। फिर ऑथर का यही कहना है कि उन्होंने स्पोर्ट्स के बेनिफिट बताएं कि देखो स्पोर्ट्स इज अ टूल जिसके चलते हम लोग जो डिवीजन है उसको हटा सकते हैं और इंक्लूसिविलिटी और इक्वलिटी की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, ये चीज बोली गई। फिर ऑथर ने फिर यहां पर खुद बताया कि यूनेस्को का जो प्रोग्राम है फिट फॉर लाइफ फ्लैगशिप इनिशिएटिव, वो इट्स अ गुड इनिशिएटिव इन द यूनेस्को, और वो अभी लॉन्च भी हो रहा है इंडिया में, एंड इट इज डिजाइंड टू एक्टिवेट द स्मार्ट इन्वेस्टमेंट इन द स्पोर्ट्स। ठीक है, स्पोर्ट्स करिकुलम में स्कूल करिकुलम में स्पोर्ट्स को आपको इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ग्राउंड रूट लेवल पर पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया जाएगा, और जो कोविड-19 में फिजिकल इनएक्टिविटी और मेंटल हेल्थ इश्यूज दिखे हैं, सोशल इंक्लूजन दिखा है और इनइक्वालिटीज दिखी हैं, उसको इवेट किया जाएगा। और इस चीज के लिए जो यूनेस्को का जो इनिशिएटिव है फिट फॉर लाइफ फ्लैगशिप इनिशिएटिव, उसको कोलैबोरेट किया जाएगा इंडियन गवर्नमेंट के प्रोग्राम से, खेलो इंडिया। ओके, moving further towards the text and context, so it's about the Indian Antarctic Bill। अब यहां पर आप ये पढ़ो, ये what Indian Antarctic Bill says, हमने पढ़ा भी था आपका जब पहले पास हुआ था, लोकसभा से पास हुआ था इंडियन एंटार्क्टिक बिल, इंट्रोड्यूस हुआ था, नॉट पास हुआ था। एंड इंडियन एंटार्क्टिक बिल बोलता क्या है, तो यहां पर बताया गया व्हाट इंडियन एंटार्क्टिक बिल टॉक्स अबाउट। सो इट टेल्स कि जो प्राइवेट टूर करते हैं या एक्सपेडिशन करते हैं एंटार्क्टिका में, उन पे प्रोहिबिशन लग जाएगा अगर वो विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट जा रहे हैं। पहले क्या था कि आप कोई भी प्राइवेट पर्सन एंटार्क्टिका में जा सकता था, अब ऐसा नहीं है। अगर कोई इंडियन सिटीजन या फिर कोई फॉरेनर जो कि इंडिया में जिसका रिलेशन है, वो अगर एक्सपेडिशन करता है या प्राइवेट टूर पे जाता है विदाउट परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल ऑफिशियल, तो उसको पिनलाइज किया जाएगा। ठीक है, दूसरा बताया गया
कि दिस बिल विल ऑल्सो क्रिएट दी एंटार्क्टिका फंड, और एंटार्क्टिका फंड जो है वो प्रोटेक्ट करेगा एंटार्क्टिका के एनवायरनमेंट को, ठीक है। फिर ये भी बताया गया कि ये इंडियन कोर्ट्स का जुरिडिक्शन एक्सटेंड करता है। कैसे कि अगर कोई इंडियन सिटीजन या फिर कोई फॉरेन सिटीजन हु इज अ पार्ट ऑफ इंडियन एक्सपेडिशन कोई क्राइम करता है तो इंडियन कोर्ट का जुरिडिक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां बताया गया कि भाई इंडिया ने पहला एक्सपेडिशन जो है वो 1982 में किया था, और उन्होंने अपने 2 रिसर्च स्टेशन भी स्टैब्लिश किए हैं। मैंने बोला भी था कि कमेंट बॉक्स में लिखना। सो 2 रिसर्च स्टेशन के नाम ये है, भारती एंड मैत्री। सो भारती एंड मैत्री आर द 2 रिसर्च स्टेशन। अपन समझेंगे कि 2 रिसर्च स्टेशन करते क्या है, क्या करते हैं अंटार्कटिका में ऐसा, ठीक है। फिर बिल जो है वो कमिटी ऑन एंटार्क्टिक गवर्नेंस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी स्टैब्लिश करने वाला है, ठीक है। कि जिससे आपके एक कमिटी एंड दैट विल फ्रेम दी पॉलिसीज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस कि अंटार्कटिका को कैसे गवर्न किया जाए, उनके एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। और दिस विल ऑल्सो प्रोहिबिट दी माइनिंग ड्रेजिंग एक्टिविटीज, जिससे इन्वायरमेंट पे या कॉन्टिनेंट की कंडीशन पर इंपैक्ट पड़ेगा। ये चीज बताया गया। अब ऑथर का कहना है कि बिल ये नेसेसरी क्यों है, बिल लाया क्यों गया। ऑथर ने बोला कि देखो इंडिया जो है ना, इंडिया सिग्नेटरी है। यहां पर लिखा गया है कि इंडिया इज अ सिग्नेटरी ऑफ एंटार्क्टिका ट्रीटी 1959, और इंडिया जो है ट्रीटी का पार्ट बना था 1983 में। टोटल कितने सिग्नेटरीज हैं? टोटल 54 सिग्नेटरीज हैं, ठीक है। और ये ट्रीटी जो है, ये ट्रीटी बोलती है कि हर मेंबर कंट्री स्पेसिफिक लॉ बनाए जिससे एंटार्क्टिका की टेरिटरीज को गवर्न किया जाए, ठीक है। अब जैसे कि जिनके रिसर्च स्टेशन है, तो जैसे कि इंडिया के 2 रिसर्च स्टेशन है, वैसे चाइना के हैं, रशिया के हैं। इन कंट्रीज ने भी अपने स्पेसिफिक लॉज बना रखे हैं कि भाई अगर एंटार्क्टिका में ऐसा नहीं होना, अगर एंटार्क्टिका में रशिया का कोई सिटीजन जाता है तो रशिया का लॉ है जो रेगुलेट करेगा उस पर्सन को, ठीक है। तो इंडिया भी सिग्नेटरी है ट्रीटीज का, जिसके चलते इंडिया की ड्यूटी बनती है कि वो एंटार्क्टिका के मैराइन लिविंग रिसोर्सेज एंड एंटार्क्टिका के एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करे। और इस चीज के लिए इंडिया को लॉ बनाने की जरूरत है, जो कि इंडिया लॉ बना रहा है अभी। तो इस जिसके चलते इंडिया को लॉ इंडिया ने अपना जो बिल है प्रेजेंट किया है। मेन रीजन ये है क्योंकि इंडिया मेंबर है मैराइन लिविंग रिसोर्सेज का। और मान के चलो कोई इंडियन सिटीजन गया एंटार्क्टिका में, उसने मान के चलो एंटार्क्टिका में उसने वेल्स को मारना स्टार्ट कर दिया, वेल का बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, तो उसको आप कैसे पेनलाइज करोगे? रशिया तो कर नहीं सकता, चाइना तो कर नहीं सकता, इंडिया में लॉ नहीं है। फिर जैसे तो इंडियन सिटीजन जो है वो गलत फायदा उठा सकते हैं एंटार्क्टिका का, वहां के इन्वायरमेंट को इंपैक्ट पहुंचा सकते हैं। इसके चलते इंडिया को जरूरत है। फिर बताया गया हिस्ट्री ऑफ एंटार्क्टिका ट्रीटी। तो एंटार्क्टिका ट्रीटी के बारे में बोला गया यहाँ पर कि एंटार्क्टिका ट्रीटी क्या है। तो सिंपल सी बात, ऑब्जेक्टिव समझो। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि एंटार्क्टिका को डीमिलिटराइज रखे जाए, मतलब वहां पर कोई मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ना हो, न्यूक्लियर टेस्ट से फ्री रखा जाए, न्यूक्लियर टेस्ट ना हो, वहां पर रेडियो एक्टिव वेस्ट ना डिस्पोज ऑफ किए जाए, ठीक है। और रिसर्च की जाए, ठीक है, फॉर दी इंटरनेशनल साइंटिफिक कॉपरेशन के लिए। अब इंडिया क्या करता है एंटार्क्टिका में? तो ये चीज के लिए बताया गया कि इंडिया का जो मेजर एरिया है फॉर द रिसर्च, दैट इज क्लाइमेट प्रोसेसेस लिंक टू क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल प्रोसेसेस एंड कंजर्वेशन एंड पोलर टेक्नोलॉजी। इन चीज पे एंटार्क्टिका जो है फोकस करता है। मूविंग फर्दर टुवर्ड द नेशनल न्यूज, सो व्हाट हैपेंड, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो जल्दी ही आपके पोल बॉन्ड स्कीम्स को लेकर केस होने वाला है। पोल बॉन्ड स्कीम है क्या? इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स। इलेक्ट्रोल बॉन्ड सिंपल सी बात ये बोलता है कि अगर कोई पर्सन डोनेट करना चाहता है पैसा, तो वो कितना भी पैसा डोनेट कर सकता है विदाउट रिवीलिंग हिज और हर इंफॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन ये है कि 20,000, अगर 20,000 से कम करते हो तो आपको कोई पैन कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन 20,000 से ज्यादा तो आपको पैन कार्ड लगाने की जरूरत है। और 2,000 से कम करते हो तो भाई आइडेंटिटी रिवील करने की जरूरत भी नहीं है। इससे होता क्या है कि भाई कोई भी, इवन मान के चलो मेरी कोई शेल कंपनी है, वो डोनेट कर देगी, कितना भी डोनेट करना चाहे, 2,000 के कितना भी डोनेट कर दो, आप कर सकती है। इस चीज को लेकर प्रशांत भूषण ने केस फाइल भी किया था कि भाई ये गलत है, यहां पर देखा जाए तो करप्शन बढ़ सकता है। तो इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट अभी केस हियर करेगा। मूविंग फॉरदर, सो अभी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने बिल प्रेजेंट किया है लोकसभा में, दैट्स अबाउट दी बिल अबाउट वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के फंडिंग को लेकर, ठीक है। तो ये बताया गया कि ये बोलता है कि अगर कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को लेकर फंड करता है तो उसके फाइनेंशियल एसेट्स को सीज कर दिया जाएगा, उसके सारे एक्टिविटीज को सीज कर दिया जाएगा। ओके, मूविंग फर्दर,
अगेन ऑन द नेशनल न्यूज। सो व्हाट हैपेंड, सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल सी बात बोली है कि भाई जो लोग भी ऑर्फिन हो गए हैं कोविड 19 में, उनकी प्रॉपर्टी को, उनके एसेट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। ऐसा नहीं उनके एसेट बिक गए हो या बेचना चाहते हो, नहीं, उनके एसेट को प्रोटेक्ट किया जाए जिससे उनको इकोनॉमिक सपोर्ट मिलेगी फॉर दी एजुकेशन और उनके बेसिक्स नीड्स को फुलफिल करवाया जाएगा। ओके, देन इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की जो रिपोर्ट है उसको लेकर भूपेंद्र यादव जो कि हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने खुद बताया गया है कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है वो इंडिया की पोजीशंस को इंडोर्स करता है क्लाइमेट फाइनेंस के लिए, ये चीज़ बताया गया। मूविंग फर्दर, सो इट्स अबाउट दी डिफेंस इक्विपमेंट की सेल को लेकर कि इंडिया जो है ना अब डिफेंस इक्विपमेंट भी अब एक्सपोर्ट करने लगा है। पहले तो इंडिया सिर्फ इंपोर्ट करता था, नाउ दे आर इंपोर्टिंग ऑल्सो। तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो फिलीपींस को सेल कर रहा है, जो हमने पढ़ा भी था। और एक और डील होने वाली है ब्रह्मोस के साथ, ब्रह्मोस नेवी को सेल करेगा। अभी तो ब्रह्मोस आर्मी को सेल किया है और ब्रह्मोस फिलीपींस की आर्मी को सेल किया है। अभी फिलीपींस की नेवी के साथ भी डील होने वाली है। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ बताया गया कि जो ब्रह्मोस सेल जो हुई है फिलीपींस के साथ वो बायलेटरल डील है। ओके, मूविंग फर्दर, सो यूरोपियन यूनियन ने अराउंड 200 रशियन एनवॉइस को एक्सपेल कर दिया है, विच शोज कि यूरोपियन यूनियन अभी भी अपने रिजिड स्टेप लेके चल रहा है रशिया को लेकर। ठीक है, सैंक्शंस लगा दिए, ऊपर से और भी रिस्ट्रिक्शंस और ब्लॉकेज लगाया जा रहा है रशिया के एक्टिविटीज के ऊपर। मूविंग फर्दर, बाकी बिजनेस न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज़ नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सेम गोज विद दी स्पोर्ट्स न्यूज। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।